बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जल्दी से याद करो। पिछले क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और इस वेक्टर प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, अलग अलग, उसको समझा था। साइड बाय साइड पैरेलल पढ़ा था, याद करो, क्योंकि हम उन दोनों को कंपेयर करके समझना चाह रहे थे। लेकिन आज हम सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे। तो चलो स्केलर प्रोडक्ट का जल्दी से हम लोग देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या था। दो वेक्टर्स ए डॉट बी है ना, ए बी को अगर ऐसे इनका प्रोडक्ट करें कि इनका रिजल्ट एक स्केलर हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इसको एक्सपैंड करते थे, इसको कैलकुलेट करते थे, तो कैसे करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेकिन इंटरेस्टिंगली हम लोगों ने देखा कि जब बी से ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये बी कॉस थीटा, जो प्रोजेक्शन बी का ए की डायरेक्शन में आता है, ये तो वही लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर मैग्नीट्यूड विद प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। फिर से ध्यान से सुनो, हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। यहाँ पे कौन सा वेक्टर, मान लो ए, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, है ना, ए के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, विद प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। दूसरा वेक्टर यहाँ पे कौन सा है, बी। सो प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग दिस विच ए, अलोंग दिस वेक्टर। तो ए के अलोंग जो बी का प्रोजेक्शन है, उसको अगर ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दे तो जो रिजल्ट मिलता है उसे हम डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो इस पॉइंट को जल्दी से नोट कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। देखो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उनके बीच का एंगल 90 है, तो ए डॉट बी विल बी ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90। अरे ये तो ज़ीरो हो गया। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। और इससे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल मिल गया। जब कभी हमसे कहा जाएगा कि दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करो, तो हम उनका सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इस पॉइंट को भी हम नोट करेंगे। ठीक है, हमने इसको नोट कर लिया। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी भी तो बनती है ना, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज ज़ीरो, देन ए डॉट बी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ज़ीरो। इसका मतलब ए डॉट बी विल बी सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पर इससे कोई बहुत ज़्यादा हमारा काम नहीं बनना है, लेकिन ये और किस तरीके से कमाल का टूल साबित होने वाला है। देखो, if a vector is multiplied with itself, जैसे a डॉट a को खुद से मल्टीप्लाई किया, तो it is magnitude of a magnitude of a and cos 0 and then it is a square। इसका मतलब a स्क्वायर जहाँ लिखा देखो, इसका मतलब है कि उस वेक्टर को खुद से ही मल्टीप्लाई किया गया है और वो स्केलर प्रोडक्ट है। तो रिजल्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इसके अलावा एक और कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है। देखो, इफ अ यूनिट वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ आई डॉट आई, देन इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई, दैट इज 1 आई कैप डॉट आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस 0। अरे ये तो सिर्फ 1 रह गया, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इसका मतलब कि अगर आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई किया जाए, इट विल बी 1। जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई किया जाए या के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई किया जाए, द आंसर विल बी 1। और ये कमाल का मेथड है, टेक्नोलॉजी है, टूल है, जो हमको बहुत मदद करने वाली है। पर सोचो, यूनिट वेक्टर अगर
दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो अभी हमने देखा कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। इसका मतलब अगर आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करें, जे कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करें या आई कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग है, ये वाई और जेड के अलोंग है, सॉरी। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट करें तो भी रिजल्ट ज़ीरो आता है। और ये भी हमको बहुत हेल्प करने वाला है, नैया पार लगाएगा हमारी कई जगहों पर। तो फाइनली इस डिस्कशन से हम एक पॉइंट क्या ध्यान में रख रहे हैं कि अगर किसी यूनिट वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट 1, अगर किसी यूनिट वेक्टर को अपने परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट 0। और तीसरा पॉइंट, अगर किसी भी ऐसे वेक्टर को जो दूसरे वेक्टर से परपेंडिकुलर हो मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट 0। ये 3 पॉइंट हम अपने साथ ले जाएंगे अगले डिस्कशन में। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कई जगह पर हमको ये सिचुएशन मिलेगी, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक साथ एक्सप्रेशन में होंगे। तो हमें समझना होगा कि ए डॉट बी एक स्केलर है, एक नंबर है, तो जिसका रिजल्ट एक स्केलर है, डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ सीक्वेंस से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा होगा, बी डॉट ए बी कॉस थीटा होगा। तो ए डॉट बी हो या बी डॉट ए, इट डजेंट मैटर। तो हम इन दोनों टर्म्स को एक ही लेकर अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं। वी विल से दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्युनिकेटिव। उसके बाद न्यूमेरिकल में हमको दूसरी सिचुएशन मिल सकती है इस तरीके से, ब्रैकेट में दो वेक्टर्स हैं और एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ब्रैकेट से। बहुत आराम से हम इस ब्रैकेट को ओपन करके, जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे अलजेब्रा में, ए को बी से और ए को सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो इसे हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि भाई स्केलर प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अभी जो पीछे से हम लोगों ने 3 पॉइंट लर्न किए थे, जरा रिकॉल तो करो। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है उनका रिजल्ट 0 होगा। अगर यूनिट वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उनका मल्टीप्लिकेशन हो, डॉट प्रोडक्ट हो, तो रिजल्ट 0 होगा। लेकिन अगर आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, रिजल्ट 1 होगा। आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के, रिजल्ट 0 होगा। तो बस वही हमें यहाँ पे मदद करने वाला है। एग्जाम्पल लेते हैं न्यूटन फिजिक्स से, न्यूमेरिकल से, एक्सरसाइज से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। तो ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप और बी वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, है ना। ए डॉट बी, सबसे पहले ए की जगह ए की वैल्यू लिख दो, बी की जगह बी की वैल्यू लिख दो। एक बात फिर से रिकॉल करो जरा, ये 3x कॉम्पोनेंट है, 2y कॉम्पोनेंट है, और अगर हम मैथमेटिक्स की टर्म्स में कहें तो 3 और 2x और y कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। कहाँ के? जहाँ a का हेड है। और ये 1 - 2 और 3 ये x y z कोऑर्डिनेट है, कहाँ के? जहाँ का b का हेड है। चलो, अब इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो सिंपली जैसे हम मैथ्स में ब्रैकेट ओपन करते थे ना, बहुत पेशेंटली हम ब्रैकेट ओपन कर रहे थे। देखो ये दो ही टर्म्स हैं, तो मैंने कहा कि चलो इसको अभी नहीं ओपन करते, इससे ओपन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3i कैप, फिर ध्यान रखना है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, और उसके बाद ये पूरा टर्म। इसी तरह से 2j कैप भी इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, डॉट प्रोडक्ट। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। अभी ऊपर सीख कर आ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। आराम से इस ब्रैकेट को ओपन करके हम 3i कैप को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3i कैप डॉट आई कैप, 3i कैप डॉट -2j कैप।
तो ये जो माइनस है ये मैंने यहाँ लगा दिया है। फिर 3i कैप डॉट 3k कैप, ठीक, इसको ओपन करके लिख लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद इसको देखो, अब मैंने 2j कैप को पहले i कैप के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2j कैप को 2j कैप के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2j कैप को 3k कैप के साथ मल्टीप्लाई किया। ध्यान रखना ये सब डॉट प्रोडक्ट है और ये रूल फॉलो कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट का कि अगर इन्हें मल्टीप्लाई करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। 3i कैप इज ऑल्सो अ वेक्टर एंड 3k कैप इज ऑल्सो अ वेक्टर। 3i कैप किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और 3k कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। गुड, चलो तो अब ध्यान से देखो, अब हमने जो अभी सीखा था वो कैसे हमारे कैलकुलेशन को चुटकियों में सिंपल कर देता है। जहाँ जहाँ i डॉट जे है, भाई 3 इंटू 2 को तो कोई दिक्कत है नहीं 6, लेकिन i डॉट जे ये तो परपेंडिकुलर एक दूसरे के 0, i डॉट के 0, इसी तरह से j डॉट i 0 और j डॉट के 0। इसका मतलब कि ये टर्म और ये टर्म ये तो बहुत आराम से हो गए 0। हुआ ना हमारा कैलकुलेशन सिंपल। अब i डॉट i तो 1 हो गया, तो बचा सिर्फ 3। दूसरा टर्म ये 2 इंटू 2 4 और j डॉट j 1, तो ये भी बचा 4, तो ये 3 बचा और ये बचा 4। यहाँ पर ये माइनस साइन था तो -4, तो हमारा आंसर आ गया -1। ये प्रोसेस है डॉट प्रोडक्ट की। मैंने इतना एक्सपैंड करके इसलिए बताया क्योंकि ये तुम्हारा पहला सवाल है। उसके बाद 2-3 सवाल के बाद तो ये हम ओरली करने लगेंगे फटाफट, बिना इस तरीके से एक्सपेंशन किए। तो आप फटाफट इसको नोट करो। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया था, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट था j डॉट दिस वेक्टर। तुम्हें पता है j है y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो j डॉट को पहले 2i कैप से मल्टीप्लाई किया, फिर j को 3j कैप से मल्टीप्लाई किया -3j कैप से, और फिर j कैप को k कैप से मल्टीप्लाई किया। अब देखो, जो टर्म्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स रख रहे हैं उनके बारे में तो चिंता ही नहीं करनी ना, वो तो 0 हो गए। तो एक यही टर्म तो बचा, इसमें j डॉट j 1 हो गया, -3 आंसर में बचा, कुछ करना ही नहीं था। तो आपको समझ में आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल है और अगर ये हमें पेपर में मिलता है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी दो वेक्टर्स दिए थे और ए डॉट बी कैलकुलेट करवाना है। तो हमने पहले ए की वैल्यू लिख ली, फिर बी की वैल्यू लिख ली। अब देखो, पूरा एक्सपेंशन करने की बजाय मैंने क्या कहा, मुझे पता है कि जब i का j से या i का k के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट 0 होगा, यानी i का i से मल्टीप्लिकेशन ही रिजल्ट देगा। तो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दिस ब्रैकेट एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेप, मैंने क्या किया, i कैप को i कैप वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया और 2i कैप डॉट 6i कैप, 6 इंटू 2 12i डॉट i तो 1 ही हो जाना है। तो सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे पता है कि इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 0। सिमिलरली मैंने j वाले टर्म को सिर्फ j वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, 2j कैप डॉट 3j कैप, और यहाँ पे ये प्लस 2j कैप है और ये -3j कैप है, तो ये माइनस साइन यहाँ पर लगा। और सिमिलरली मैंने k को सिर्फ k वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे पता है कि इन के दूसरे यूनिट वेक्टर्स से प्रोडक्ट 0 हो जाने हैं। तो -k कैप डॉट +2k कैप। अब रिजल्ट देखो, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 3 6 और -1 इंटू 2 दैट इज -2, और यहाँ पर भी बच्चा देखो -2 इंटू 3 है तो -6। तो हमारा जो आंसर आ गया सिंपली आ गया 4। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, इस सवाल को ये थोड़ा सा और भी था, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था,
कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होगा, तुम्हें एग्जाम में खूब देखने को मिलेगा, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो पहला काम हमारा क्या हुआ, तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि कुछ करने से पहले हमें ए डॉट बी कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, ए डॉट बी की वैल्यू आई 4, लेकिन ए डॉट बी तो होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो एंगल बिटवीन देम का मतलब कॉस थीटा की वैल्यू निकालना। तो मैं ए और बी को इस साइड ले आई, 4/AB। इसका मतलब कि हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड पता हो। अब ये कौन सा मुश्किल काम है। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर 4, वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर 4 और ये -1, तो -1 का स्क्वायर यानी 1। टोटल किया आया 9, लो 3 आ गया, कुछ करना ही नहीं है। इसी तरह से b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, x का कंपोनेंट का स्क्वायर 6 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर यानी 9 और +2 का स्क्वायर यानी 4। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 49 आया और आंसर आ गया 7। यानी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है 3 और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है 7। तो हमने वेक्टर a और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारा आंसर आ गया 4/21 और ये आ गया cos इनवर्स 4/21। आप यहाँ पर एंगल को इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में एंगल की वैल्यू निकालने का भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप इसकी वैल्यू को निकालकर कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कंक्लूसिव इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, तुरंत हाईलाइट करेंगे भैया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल का रास्ता देता है। और वो क्या है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है तो हम ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से अगर डिवाइड कर दें तो हमको दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन मिल जाएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। जब कभी एंगल पूछेंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन में एज अ 4th इम्पॉर्टेंट पॉइंट कैरी करेंगे। तो हमने अभी तक के डिस्कशन में 5 पॉइंट्स कंक्लूड किए। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होगा, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई 0 होगा। और अगर हमको डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो हम केवल आई टर्म को आई टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जे टर्म को जे टर्म से और के टर्म को के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हमें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर देंगे। और अगर हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो कॉस थीटा हमको दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके मिल जाएगा। इसे कहते हैं माइंड मैपिंग से नोट्स बनाना। हमने पूरी बात समझी, समझने के बाद उसको चर्न किया, उसका कंक्लूजन्स निकाले और फिर जो पिछले 15-20 मिनट का डिस्कशन था उसको एक छोटे से पार्ट में पॉइंट वाइज कंक्लूड कर लिया। तो जितना डिस्कशन था वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ गया। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जामिनर्स चॉइस क्वेश्चन पर। जैसे फोर्स की वैल्यू दी है वेक्टर फॉर्म में, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है और कहा कि बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन दिस टू पोजीशन दिस, देन कैलकुलेट वर्क डन। तो अब हमको फिर से डॉट प्रोडक्ट की शरण में जाना है। वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू सीधे दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करना है। जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीख रहे थे तो हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीखा है। अगर हमको पोजीशन दी हुई है तो हमें सिंपली फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देना है। अगर आप लॉ ऑफ ट्राइंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं तो आपको फिर भी काफ़ी कुछ देखना पड़ता है कि आप किसे माइनस वेक्टर की तरह बनाएं और उसके बाद कैसे रिजल्टेंट बनाएं। लेकिन लकीली अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2,
तब तो कुछ खास करना ही नहीं है। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये है ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था तो उसकी जो ओरिजिन से पोजीशन थी वो ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ओरिजिन से फाइनली उसकी पोजीशन हो गई वो ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ये। और हमने देखा था कि क्यों डिस्प्लेसमेंट यानी ये वाला वेक्टर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। ये हमने पता किया था, देखा था। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। तो हमने इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर को लिखा और अब सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, बचपन में करते थे ना, बिल्कुल वैसे अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन। आई वाले टर्म्स में आई वाला टर्म माइनस करना है। तो 10i माइनस 6i हो गया 4i। फिर माइनस 2j कैप और अब यहाँ तो माइनस है ना, याद है तुम्हें, ऐसे माइनस करते थे हम लोग। तो माइनस किया 10i कैप में से 6i कैप तो 4i कैप बचा, माइनस 2j कैप और ये माइनस 5j कैप, तो ये हो गया माइनस 7j कैप और 7k कैप। और ये माइनस जब लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7 और 3 10k कैप। और अगर तुम्हें ये नहीं ध्यान है, ये बचपन में हम लोग इस तरीके से माइनस करते थे अलजेब्रा में, नहीं ध्यान है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से माइनस कर लेंगे। ब्रैकेट में आर फाइनल लिखा, ब्रैकेट में आर इनिशियल लिखा और माइनस किया। ब्रैकेट ओपन किया तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करके लिख लिया, इसको तो छूना नहीं है, एज इट इज़ लिखा रहने दिया। यहाँ माइनस है तो माइनस 6i कैप माइनस 5j कैप और ये माइनस इसे प्लस कर देगा, प्लस 3k कैप। अब आप i कैप वाले टर्म को i कैप वाले टर्म से माइनस करिए, तो 10i कैप और माइनस 6i कैप, इन दोनों का रिजल्ट ये रहेगा। इधर आप j कैप को j कैप वाले टर्म के साथ पेयर अप करिए और k कैप वाले टर्म को k कैप वाले टर्म के साथ पेयर अप करिए। तो i कैप का टर्म i कैप के साथ, j कैप का टर्म j कैप के साथ, k कैप का टर्म k कैप के साथ। ये हो गया 4i कैप, ये हो गया माइनस 7j कैप और ये हो गया प्लस 10k कैप। अब वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू लिखी, डॉट प्रोडक्ट लगाया, डिस्प्लेसमेंट जो आया था यहाँ लिखा और अब हमें पता है कि हमको सिर्फ i कैप वाले टर्म को i कैप वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 3j कैप को माइनस 7j कैप से मल्टीप्लाई करना है। प्लस 6k कैप को प्लस 10k कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट आएगा ये 40, ये माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 21 और ये 6 इंटू 10 60 यानी 120 जूल। तो ये हमारे डॉट प्रोडक्ट का बहुत आसान पर बढ़िया सवाल जो तुमसे बहुत पूछा जाएगा। तो आई थिंक कि हम सबको ये समझ आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी है और इसका क्वेश्चन हमको पेपर में नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट पूछ रहा है, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कुछ करना नहीं, हमें याद है कि ए डॉट बी को 0 प्रूफ करना है। तो ए डॉट बी कैलकुलेट करना शुरू किया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब देखो वेक्टर बी में जे टर्म नहीं है तो हमको कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप का टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख दिया प्लस 2k कैप। अब जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें पता है कि आई कैप और आई कैप मल्टीप्लाई होंगे, फिर बीच में प्लस लगाया, 3j कैप और 0 मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस लगाया, माइनस k कैप और प्लस 2k कैप ये मल्टीप्लाई होगा। और अब देखो कि ये प्लस 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये माइनस 2 आ जाएगा यानी 0। तो अगर a डॉट बी 0 आ गया इसका मतलब कि दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो a और b परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a डॉट बी 0 होना चाहिए। a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी,
आई कैप और आई कैप के टर्म को विद साइन सावधानी से, अगर साइन की गलती हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये प्लस आई कैप, ये प्लस 2 आई कैप मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 के कैप, सॉरी 6 सी जे कैप और जे कैप, तो सी जे कैप डॉट जे कैप। फिर 5 के कैप है और यहाँ माइनस के कैप है, तो हमने प्रिकॉशन लेते हुए यहाँ +5 प्लस रखा, 5 के कैप डॉट माइनस के कैप। ठीक, तो इस तरीके से हमसे साइन की गलती नहीं होगी। तो ये 2 हो गया, ये c हो गया, ये -5 हो गया, ये c -3, और क्योंकि a डॉट b इक्वल टू 0 है तो c की वैल्यू सिंपली 3 आ गई। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हुआ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे।